वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड शिबू। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एजुकेशन इन एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड। ये जो टॉपिक है बहुत सिंपल, आसान लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है यहाँ पर हम मार्जिनलाइज सेक्शन के जो लोग हैं उनके एम्पावरमेंट क्यों ज़रूरी है और एजुकेशन किस तरीके से मार्जिनलाइज सेक्शन को एम्पावर करने में मदद करता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये जो क्लास है इसको मैंने सिस्टमेटिकली अरेंज की है ताकि हम चीज़ों को एक एक करके समझ सके। यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि मार्जिनलाइज्ड कौन से लोगों को हम कहते हैं। यहाँ पर मार्जिनलाइज सेक्शन के जो लोग हैं वो किस तरीके का एजुकेशनल चैलेंजेस फेस करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे कुछ पर्सपेक्टिव और आखिर में देखेंगे रोल ऑफ एजुकेशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड, यानी कि एजुकेशन किस तरीके का रोल प्ले करता है ये मार्जिनलाइज सेक्शन को एम्पावर करने के लिए। अब ये जो टॉपिक है ये आप लोगों को बहुत आसान लग सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत पॉइंट वगैरह हमें याद करके जाना होता है। तो ये जो क्लास है इसको हम शुरुआत करते हैं। हम पहले समझने की कोशिश करते हैं ये जो मार्जिनलाइज्ड है ये हम किन लोगों को कहते हैं, कौन से वो लोग हैं जो इस सेक्शन के अंडर में आते हैं। अब हम नॉर्मली जब लोगों की बात करते हैं, सिविलाइज्ड सोसाइटी की बात करते हैं, यहाँ पर नॉर्मली शहरों में, गाँव में बहुत सारे लोग रहते हैं। हर किसी के पास एक जैसा फैसिलिटीज़ हमें देखने को नहीं मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ है जो ये सारे सुविधाओं से दूर रहती है। ये मेन स्ट्रीम जो हमारा सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल लाइफ है इनसे दूर रहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले, जैसे आदिवासी यानी कि जिनको हम एसटी कहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, जो बहुत ही दूर में रहते हैं, उनका जियोग्राफिकल लोकेशन थोड़ा अलग रहता है। वो सारे लोग बहुत सारे चीज़ों से दूर रहते हैं, उनके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है, राइट्स वो लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं। जैसे शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं जो कास्ट के बेसिस पे जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। फिर महिलाएं है, वोमेन है, जिनको घर में, घर के बाहर कल्चरली बहुत सारे ऑपरेशन झेलनी पड़ती है। इस तरीके से अलग अलग कुछ ग्रुप्स है जो नॉर्मल हमारा मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी है उसमें नॉर्मल तरीके से नहीं रह सकते हैं। उनको बहुत सारे कारण के वजह से उनको एक्सक्लूड किया करके रखा जाता है। सिस्टमेटिकली उनको हम एक्सक्लूडेड देखते हैं हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी से। तो ये जो एक्सक्लूजन है, ये जो ग्रुप है, जो ग्रुप ये हमारे मेन स्ट्रीम सोसाइटी से एक्सक्लूड रहता है या फिर बाहर रहता है, उनको हम कहते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के इस एक्सक्लूजन के वजह से वो लोग बहुत सारे रिसोर्सेस उनके पास नहीं होते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारे राइट्स भी नहीं मिलते हैं। अब ये जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है ये बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स के वजह से क्रिएट हो सकते हैं। जैसे हम कास्ट के बेसिस पे देख सकते हैं, क्लास, जेंडर, एथनिसिटी, रिलीजियन, डिसेबिलिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये सारे चीज़ों के फैक्टर के वजह से हम मार्जिनलाइजेशन देख सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में हम बहुत सारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप देखते हैं। जैसे दलित है जिनको कास्ट के बेसिस पे नॉर्मल मेन स्ट्रीम सोसाइटी से दूर रखा जाता है। फिर है आदिवासी जिनको हम ट्राइब्स कहते हैं, वो उनका एक अलग जियोग्राफिकल लोकेशन होता है, उनका कल्चरल प्रैक्टिस डिफरेंट होता है। इस वजह से वो लोग मेन जो सिविलाइजेशन है उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। फिर वोमेन है जो हमारे कल्चर के वजह से उनसे डिस्क्रिमिनेशन के साथ बिहेव किया जाता है। फिर माइनॉरिटीज़ होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, फिर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन के लोग। ये सारे जो लोग हैं इनको हम नॉर्मली इंडिया में मार्जिनलाइज सेक्शन के अंडर में रखते हैं। अब ये जो मार्जिनलाइज सेक्शन है ये तो हमें पता चल चुका है, ये मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग बहुत सारे चीज़ों से दूर रहते हैं, इनके पास रिसोर्सेस, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है। तो अब इनको एम्पावर करने के लिए, एम्पावर यानी कि इनको सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए, इनका कंट्रोल बाकी लोगों से अपने खुद के हाथों में लाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स की ज़रूरत है। एम्पावरमेंट यानी कि जो खुद का लाइफ का कंट्रोल है वो खुद के पास रखना,
पावर, कंट्रोल, ये सारी चीज़ें जब हम किसी इंसान के पास या फिर ग्रुप के पास होता है तब हम उसको कह सकते हैं वो एम्पावरमेंट हो चुका है। तो अब ये जो एम्पावरमेंट प्रोसेस है इसमें बहुत सारी चीज़ें काम करती है। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पावरफुल टूल है वो है एजुकेशन। एजुकेशन के ज़रिए लोग सोशल मोबिलिटी कर सकते हैं। यहाँ पर एजुकेशन कोई लेने के बाद वो अपना जॉब पा सकता है, वो और बेहतर लाइफ जी सकता है। इस वजह से हम कहते हैं कि एजुकेशन सबसे पावरफुल टूल है हमारी सोशल इनइक्वलिटी को ख़त्म करने के लिए, और ये जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स है इनको एम्पावर करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशन। तो आज के इस क्लास में इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे कि एजुकेशन किस तरीके से मार्जिनलाइज सेक्शन को एम्पावर करने में मदद करता है। यहाँ पर अब हम देखते हैं एजुकेशनल चैलेंजेस फेस्ड बाय मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग बहुत सारे चीज़ों से दूर रहते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस उनके लाइफ में फेस करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको एजुकेशन के रिलेटेड भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट हम देखते हैं। पहला है हिस्टोरिकल एक्सक्लूजन। हिस्टोरिकली भी जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं उनको बहुत सारा एक्सक्लूजन झेलना पड़ा था। बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं उनको एजुकेशन लेने का हक ही नहीं था। अगर हम वैदिक टाइम्स की बात करें, वहाँ पर कास्ट के बेसिस पे लोगों में बहुत ज़्यादा डिवीजन था। उस टाइम पर अपर कास्ट के लोगों को, अपर कास्ट के जो मेल्स हैं उनको सिर्फ एजुकेशन मिलती थी। यहाँ पर जो महिलाएं हैं और लोअर कास्ट के लोग हैं इनको एजुकेशन लेने का अधिकार नहीं था। तो हम हिस्टोरिकली भी देखते हैं लोग बहुत ज़्यादा एक्सक्लूडेड रहते हैं, बहुत सारे एजुकेशन उनके पास एक्सेस भी नहीं था। इसके साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिशर्स के रूल था। ब्रिटिशर्स सिर्फ खुद का जो फ़ायदा है उसके लिए एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड कर रहे थे। इस वजह से उनका मेजर फोकस था हायर एजुकेशन के ऊपर। हायर एजुकेशन के ऊपर उनका फोकस होने के वजह से प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर वो लोग जोर नहीं दे रहे थे। प्राइमरी एजुकेशन किनको मिल रही है, किनको नहीं मिल रही है, ये सारे चीज़ों के ऊपर उनका फोकस नहीं था। तो इस वजह से जो मेनली अपर कास्ट के लोग हैं उनको ही ज़्यादा सुविधाएं मिल रही थी। वो लोग ही गवर्नमेंट जॉब वगैरह में पढ़ाई करने में अव्वल थे और उनको ही आगे बढ़ने का मौका मिल रहा था। फिर हम देखते हैं फिजिकल एक्सेसिबिलिटी। यहाँ पर फिजिकली भी इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह पर मौजूद नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी आजकल गांव है, आज भी ऐसे गांव है जहाँ पर एजुकेशन नहीं पहुँचा है। खास करके जो रूरल ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ पर आज भी एजुकेशन हर जगह पर नहीं मिलता है। वहाँ पर बहुत सारे जगहों पर स्कूल्स नहीं है। इस वजह से जो रिमोट एरिया के लोग हैं, खास करके जो एसटी पॉपुलेशन है, उनके जो बच्चे हैं उनको स्कूल का एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। तो इस वजह से वो लोग फिजिकल जो पोजीशन है, फिजिकल एनवायरनमेंट है, इसके वजह से भी उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो लोग शहर से बहुत दूर रह रहे हैं, उनका एरिया बहुत दूर है। फिर हम देखते हैं सोशल एक्सेबिलिटी। अब यहाँ पर सोशली भी लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। जैसे एजुकेशन के केस में हम देखते हैं कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको ही सिर्फ पहले एजुकेशन लेने का हक था। एजुकेशन जो लोअर कास्ट या फिर वोमेन्स है उनका हक नहीं था। तो इस वजह से उनको बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा, और धीरे धीरे जितना वक्त बदलता गया इसमें भी सुधार आती गई। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे जगहों पर कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। खासकर आप देखोगे कि बहुत सारे फैमिलियों में लड़कों को तो पढ़ाया जाता है, लेकिन जो लड़की है उनको पढ़ने का हक नहीं है, उनको इतना ज़्यादा पढ़ाई में जोर नहीं दिया जाता है। तो फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत मैटर करता है। ये सारे रीज़न के वजह से जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं वो लोग स्कूल अटेंड नहीं कर पाते हैं, या फिर अगर स्कूल अटेंड भी कर लेते हैं तो ये सारे स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं हाई ड्रॉप आउट रेट्स। बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर ऐसे मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं जिनके
बीच में जो ड्रॉप आउट रेट्स है ये बहुत हाई है। ये बहुत सारे फैक्टर के वजह से भी है। एक्सेसिबिलिटी एक्सेस तो नहीं है, ये एक अलग मामला है, लेकिन इसके साथ साथ जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ है उनमें पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, उनके बच्चों को सपोर्ट नहीं किया जाता है और इसके अलावा भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस किए जाते हैं। ये सारे रीज़न के वजह से ये जो ड्रॉप आउट रेट है वो हमें मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर हम एग्जाम्पल ले, जैसे दलित लोग हैं, उनको बहुत सारे जगहों पर दलित को स्कूल में एंटर करने का हक नहीं दिया जाता है। उनका जो स्कूल का एनवायरनमेंट है वो निगेटिव एनवायरनमेंट होता है, तो इस वजह से वो लोग स्कूल में जाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं और बहुत सारे जगहों पर जो गर्ल्स है उनको भी अलग नज़रिए से देखा जाता है। जो कल्चर है वहाँ पर जो सोसाइटी है वो इतना ज़्यादा उनके गर्ल्स के एजुकेशन को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो इस वजह से भी हम गर्ल्स के केसेस में ड्रॉप आउट रेट्स हाई देखते हैं। फिर यहाँ पर करिकुलम एंड पेडागोजी में भी बहुत सारा अंतर देखने को मिलता है। अब जब सेंट्रलाइज्ड करिकुलम होता है कि किसी भी स्टेट का हो सकता है या फिर ऑल कंट्री का जो करिकुलम है, यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं उसके ऊपर ही सिर्फ फोकस किया जाता है। इस वजह से जिस भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, कोई भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हो, उनके कल्चर को वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। वो लोग छोटे माइनॉरिटीज़ होने के वजह से उनके ग्रुप को इतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, उनके कल्चर के बारे में वो इतना ज़्यादा लिखाई नहीं देखते हैं, वो उसके बारे में पढ़ने की वो लोग पढ़ नहीं पाते हैं। और बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स ऐसे हैं जहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को कल्चरली बैकवर्ड दिखाया गया है, यानी कि यहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज है वो इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलती है, यहाँ पर कल्चर भी इतना ज़्यादा वो लोग मिक्स नहीं कर पाते हैं। इस वजह से वो लोग बुक्स के साथ अपने आप को जोड़कर नहीं देख पाता है, क्योंकि उनको लगता है कि उनका बुक कुछ और कह रहा है और उनका जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो दूसरे तरीके का है। तो ये यहाँ पर करिकुलम और पेडागोगी में भी बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है, बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पर भी हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हमें बहुत सारे और पर्सपेक्टिव भी देखने को मिलते हैं एजुकेशन फॉर एम्पावरमेंट के रिलेटेड। यहाँ पर मेनली 3 पर्सपेक्टिव है। पहला है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है ये जो एजुकेशन है, एजुकेशन हमारी सोसाइटी में सोशल कोहेशन को प्रमोट करता है, यानी कि लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं एजुकेशन के ज़रिए। एजुकेशन एक फंक्शनल रोल प्ले करता है और ये जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है इनको एजुकेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। इसके द्वारा ही वो लोग अपलिफ्ट हो सकते हैं, उनका जो मोबिलिटी है, सोशल मोबिलिटी है, वो बेहतर कर सकते हैं। दूसरा जो पर्सपेक्टिव है वो है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव चीज़ों को क्रिटिसाइज करते हैं। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में जो इम्पोर्टेंट थिंकर है वो है बावेल एंड जिंटिस। वो लोग कहते हैं कि जो एजुकेशन है ये सोशल इनइक्वलिटी को परपेचुएट करता है, यानी कि एजुकेशन सोशल इनइक्वलिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाता है, यानी कि एजुकेशन के ज़रिए जो अपर कास्ट के लोग हैं वो और भी बेहतर सुविधाएं पाएंगे और जो लोग जिनके पास एजुकेशन का एक्सेस नहीं है वो लोग सबऑर्डिनेट ही रह जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जिनके पास एजुकेशन का एक्सेस है वो लोग सोसाइटी में हायर पोजीशन पे चले जाएंगे और जो निचले वर्ग के लोग हैं वो नीचे ही रह जाएंगे। यहाँ पर ये जो स्टेटस को है, यानी कि जिस तरीके से सोसाइटी चल रहा है उसी तरीके से चलता रहेगा। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव सोसाइटी को, एजुकेशन को कॉन्फ्लिक्ट के जरिए देखने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं एम्पावरमेंट पर्सपेक्टिव। ये थोड़ा अलग तरीके का पर्सपेक्टिव है। एम्पावरमेंट पर्सपेक्टिव के बारे में अमर्त्य सेन और जीन ड्रीज ने बात की है। वो लोग कहते हैं कि हमारा जो एजुकेशन है उसका मेन रोल होता है फंक्शनिंग को एनहेंस करना और लोगों का जो कैपेबिलिटी है उसको और भी बेहतर करना, यानी कि यहाँ पर कैपेबिलिटी अप्रोच के बारे में बात की जाती है। यहाँ पर लोगों का जो लाइफ चॉइसेस है, बहुत सारे लाइफ के चॉइसेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों की सुविधाओं की ज़रूरत है, तो ये सारे जो कैपेबिलिटीज़ है इसको बेहतर करने की ज़रूरत है और एजुकेशन के जरिए ये सारे चीज़ों में सुधार लाई जा सकती है। यानी कि एजुकेशन को यहाँ पर एक राइट और साथ ही साथ टूल फॉर एम्पावरमेंट के हिसाब से भी देखा जाता है, यानी कि ये एजुकेशन के ज़रिए लोग एम्पावर हो सकते हैं और ये जो एजुकेशन है ये हर किसी का हक भी होना चाहिए, हर किसी को एजुकेशन मिलना चाहिए।
अब देखते हैं रोल ऑफ एजुकेशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड। अब ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, यहाँ से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये यहाँ पर अभी तक हमने जाना है कि मार्जिनलाइज सेक्शन क्या है, मार्जिनलाइज सेक्शन को एजुकेशन के रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस झेलनी पड़ती है। अब हम देखेंगे कि एजुकेशन का क्या रोल है, मार्जिनलाइज सेक्शन के एम्पावरमेंट में एजुकेशन क्या रोल प्ले कर सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर पहला जो रोल है वो है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी की ज़िंदगी में सुधार लाने की ज़रूरत है तो वहाँ पर उसको इकोनॉमिकली और भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वहाँ पर अगर कोई इंसान इकोनॉमिकली बेहतर होगा, उसके पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पर एम्पावरमेंट के लिए एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए वो नॉलेज गेन करेगा और नॉलेज के ज़रिए वो बाद में जॉब वगैरह करके अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना सकेगा। उसका जो मोबिलिटी है, सोशल मोबिलिटी है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। यानी कि यहाँ पर एजुकेशन के जरिए लोग इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कर सकते हैं, ले सकते हैं, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है और लोगों का अपवर्ड सोशल मोबिलिटी हो सकता है। फिर है सोशल अवेयरनेस। एजुकेशन के ज़रिए लोग अपने बारे में, अपने आसपास के जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उनके जो राइट्स है, ये सारे चीज़ों के बारे में अवेयर होते हैं। क्योंकि बुक के ज़रिए, बुक्स में बहुत सारे चीज़ों के बारे में लिखी जाती है, हमारा क्या राइट्स है, हमारा क्या ड्यूटीज़ है, ये सारी चीज़ों के बारे में बुक्स में पढ़ाई जाती है। तो अगर जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं उनको एजुकेशन मिलती है तो उनके बीच में एक क्रिटिकल अवेयरनेस डेवलप होगा, वो लोग सोशल और पॉलिटिकल राइट्स के बारे में जानेंगे। इस तरीके से अगर वो लोग एजुकेशन में आगे बढ़ते गए तो वो लोग सोसाइटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकेंगे और हमारा जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इसके लिए ये और एक बेहतर स्टेप होगा। फिर है कल्चरल एम्पावरमेंट। एजुकेशन के ज़रिए अगर कल्चर को प्रमोट किया जाए, जो लोकल लैंग्वेज है उसको एक अपलिफ्टमेंट मिले, वो अगर उसको रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाए और साथ ही साथ जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है उसके बारे में अलग अलग जगहों पर पढ़ाया जाए तो ये लोगों के कल्चर को और भी उभार कर सामने ला सकता है। यहाँ पर खास करके जो मार्जिनलाइज ग्रुप है उनको स्ट्रेंथ करने में ये सारी चीज़ें मदद करती है। जैसे स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में अगर कल्चरल प्रैक्टिसेस हो, अपने लैंग्वेज को और भी उभार के लाने का मौका मिले तो ये सारी चीज़ें लोगों के कल्चर को और भी बेहतर करता है। तो यानी कि एजुकेशन के ज़रिए लोग कल्चरल एम्पावरमेंट भी पा सकते हैं। फिर हम देखते हैं जेंडर इक्वेलिटी। जेंडर इक्वेलिटी यानी कि जो पुरुष और महिलाएं हैं, लोगों को इक्वल हक मिलना। अभी तक हमने बहुत सारे जगहों पर पढ़ा है कि जो महिलाएं हैं, पुराने ज़माने से ही महिलाओं को थोड़ा दूर रखा जाता है। बहुत सारे जगहों पर यह माना जाता है कि महिलाओं को पढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हमारी सोसाइटी में हर किसी का इक्वल हक होता है, महिलाओं भी समान ही सक्षम होती है पुरुष के जैसा। तो यहाँ पर अगर कोई भी गर्ल को एजुकेट किया गया तो इससे उसका हेल्थ इम्प्रूव हो सकता है। वहाँ पर जो चाइल्ड मॉर्टलिटी का केसेस है इसमें भी हमें सुधार देखने को मिल सकती है और साथ ही साथ जो फैमिली है वो भी बहुत आगे बढ़ सकती है। यहाँ पर अगर हर किसी को एजुकेशन प्रोवाइड किया गया, महिलाओं को एजुकेशन दिया गया, तो इसके वजह से हमारा सोसाइटी और भी बेहतर होगा और उनके लाइफ को खुद वो कंट्रोल कर सकेंगी, ना कि दूसरे के द्वारा कंट्रोल होंगी। तो ये जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको ऊपर उभार के लाने के लिए एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। हमारा जो आज का दुनिया है ये एक डिजिटल वर्ल्ड है। यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें डिजिटली चल रहा है। आप जो यहाँ पर पढ़ रहे हो, यहाँ पर आपके पास मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट का एक्सेस होने के वजह से आप यहाँ पर पढ़ाई कर पा रहे हो। नहीं तो अगर आपके पास ये सारे डिजिटल चीज़ों का एक्सेस नहीं होता तो शायद आपको मैं पढ़ा नहीं पाता और आपको पढ़ने में दिक्कत होती। तो यहाँ पर आज के वक्त पर डिजिटली लिटरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिजिटल चीज़ों को किस तरीके से यूज़ करें, डिजिटल चीज़ों को एक्सेस करना, ये सारी चीज़ें आज के वक्त पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ ये सारी चीज़ों से मिलती है। डिजिटल
डिजिटल लिटरेसी आज के वक्त पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके द्वारा लोग एम्पावर हो सकेंगे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और हमारे सोसाइटी में जो इनइक्वलिटीज़ है वो दिन ब दिन कम होती जाएगी। खास करके अगर टेक्नोलॉजी के बेसिस पर लोगों का जो डिवीजन है वो अगर दिन ब दिन कम होता गया, हर किसी को इक्वल एक्सेस मिलता गया, तो यहाँ पर लोगों में बहुत बेहतरी होगी और हमारा जो मार्जिनलाइज सेक्शन है वो दिन ब दिन और भी बेहतर होता जाएगा। यहाँ पर मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ वो लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल सकेंगे। फिर यहाँ पर हम देखते हैं रिड्यूसिंग वल्नरेबिलिटी टू एक्सप्लॉयटेशन। ये जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ग्राउंड में जैसे हम देखते हैं बॉन्डेड लेबर का केस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कास्ट एंड जेंडर बेस्ड वायोलेंस, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ये सारे जो एक्सप्लॉयटेशन है ये एजुकेशन के ज़रिए ही ख़त्म किया जा सकता है। अगर लोगों तक एजुकेशन पहुंचा, लोग एजुकेशन का एक्सेस कर पाए तो वो लोग अपने राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में जानेंगे, उनके लिए कौन सा चीज़ सही है, सरकार कौन सी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, क्या क्या पॉलिसीज़ उनके पास है, ये सारे चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो ये सारे जो एक्सप्लॉयटेशन है इसको कम करने के लिए भी एजुकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज के वक्त पर मार्जिनलाइज सेक्शन के एम्पावरमेंट के लिए एजुकेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट पावरफुल टूल है। अब यहाँ पर हम कुछ सजेशन भी कह सकते हैं कि क्या क्या चीज़ों में सुधार लाने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें तो आजकल सही हो चुकी है लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों में सुधार की अभी तक ज़रूरत है। जैसे जो करिकुलम है उसमें कुछ चीज़ों में बदलाव लाने की ज़रूरत है। जैसे टेक्स्ट बुक है, मार्जिनलाइज सेक्शन के जो लोग हैं उनके कल्चरल हेरिटेज को उस बुक में लाने की ज़रूरत है। टीचिंग मेथड में बदलाव की ज़रूरत है ताकि मार्जिनलाइज सेक्शन के लोगों को अच्छी तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। फिर यहाँ पर लोकलाइज्ड एंड मदर टंग इंस्ट्रक्शन के जरिए लोगों को पढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी बच्चा जब पढ़ेगा उसके मदर टंग में वो जितना ज़्यादा समझेगा, मातृभाषा में वो जितना समझेगा, बाकी लैंग्वेजेस में उतना ज़्यादा वो कंफर्टेबल नहीं होगा। तो इस वजह से लोकलाइज और मदर टंग के द्वारा इंस्ट्रक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक कॉम्प्रिहेंसिव और एंगेजमेंट इम्प्रूवमेंट के लिए। फिर यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे टीचर हम देखते हैं, आप भी शायद देखोगे कि आपके आसपास जो सुपरस्टिशन में बिलीव करते हैं, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो मार्जिनलाइज स्टूडेंट को दूर धकेल देते हैं। यानी कि वो लोग देखोगे, आप बातें करेंगे कि वो जो ट्राइब का लोग है वो बातें नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये सही बात नहीं है, क्योंकि वो लोग हमारे मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ इतने ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं, तो उनको सपोर्ट की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वजह से टीचर ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। जो भी टीचर है उनको मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स के बारे में बताना होगा, उनको किस तरीके से सेंसिटिवली टीचिंग करनी पड़ेगी, इसके ऊपर भी जोर देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर एड्रेसिंग इकोनॉमिक बैरियर्स के बारे में भी सोच रखना पड़ेगा। जैसे हम आजकल हमारे यहाँ पर स्कॉलरशिप्स देखते हैं, मिड डे मील प्रोग्राम देखते हैं, बच्चों को इंसेंटिव प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट चला रही है, लेकिन ये सारे चीज़ों के इम्प्लीमेंटेशन में भी आजकल सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं उनके पास पैसा नहीं होता है, उनके बच्चे को वो लोग खुद से स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं उनको, क्योंकि उनको फैमिली के लिए सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करे, उनको मिड डे मील प्रोवाइड करे, उनको कुछ पैसे प्रोवाइड करे, तो ये जो इकोनॉमिक प्रेशर है, ये इकोनॉमिक प्रेशर हट जाएगा उनकी फैमिली के ऊपर से, और वो लोग एजुकेशन में आगे बढ़ सकेंगे। तो कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि जो एजुकेशन है ये एक बहुत एसेंशियल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव टूल है, जिसके द्वारा हमारे सोसाइटी को हम बदल सकते हैं। जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं उनको हम एम्पावर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि सिर्फ एजुकेशन के ज़रिए हम हर चीज़ को बदल नहीं पाएंगे। अगर हम सिर्फ एम्पावरमेंट एजुकेशन के ज़रिए प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये लगभग नामुमकिन है। बहुत सारे चीज़ों में भी सुधार लाने की ज़रूरत है। यानी कि एजुकेशन एम्पावरमेंट के लिए सिर्फ अकेला काम नहीं कर सकता है। यहाँ पर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे मल्टीफेसेटेड प्रोसेस की ज़रूरत है। जैसे कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, गवर्नमेंट का जो मेंटलिटी है उसमें चेंज, स्ट्रक्चर में चेंज,
सिस्टमेटिक इनइक्वालिटी का जो सिस्टम है उसको भी चेंज करना, इस तरीके का बहुत सारे सिस्टम में जब बदलाव आएगी तब हम एजुकेशन में जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं उनको एम्पावर कर पाएंगे। तो यहाँ पर एजुकेशन के पास तो पोटेंशियल है, लेकिन बहुत सारे चीज़ों में उसमें कमियां और खामियां भी है। तो यहाँ पर इसके साथ साथ एजुकेशन के साथ बहुत सारे और भी सपोर्ट की यहाँ पर ज़रूरत होती है। तो आज के क्लास में हमने समझने की कोशिश की है कि किस तरीके से मार्जिनलाइज सेक्शन के एम्पावरमेंट में एजुकेशन का रोल होता है, क्या क्या चैलेंजेस फेस की जाती है एजुकेशन में, क्या क्या रोल एजुकेशन प्ले करता है। तो आज का क्लास मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये इग्नू MSOE 001 यानी कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको इसी के अकॉर्डिंग आंसर को प्रिपेयर करना होगा। डज एजुकेशन एंश्योर एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड, ये टॉपिक को आप लोगों को पढ़ना होगा। यहाँ पर हमने बीच में जो पर्सपेक्टिव का पॉइंट देखा है, आप लोग उस पॉइंट को छोड़ सकते हो, बाकी चीज़ें आप लोग अगर प्रिपेयर कर लोगे तो ये आंसर कॉम्प्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये सारे जो क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल पे जो प्लेलिस्ट है, आपको इग्नो के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लगभग सारे कोर्सेज का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पर एग्जाम के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब ये सारे जो प्लेलिस्ट है इनका PDF भी पेड फॉर्म में अवेलेबल है, आप लोग ये PDF खरीद सकते हो और आसानी से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। आप लोगों को बुक्स वगैरह पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करके साथ ही साथ बुक्स में जो भी नोट्स दिए गए हैं ये सारी चीज़ों को एनालाइज करके मैंने प्लेलिस्ट तैयार की है, ताकि एग्ज़ाम में आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आज का क्लास मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही साथ अगर आपको कोई दिक्कत हो, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो कमेंट कर सकते हो, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल पे मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और ये जो क्लास है इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा सिर्फ इसी। और ये जो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का PDF अगर आपको चाहिए तो आप लोग खरीद सकते हो। तो ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।